साथियों नमस्कार, आपका दोस्त आपका गुरु विश्वजीत शर्मा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरे वीडियो मिलते रहें। आज का जो टॉपिक है वो मेरे पास बहुत सारे बच्चों के बोला जा रहा था कि सर एग्रीकल्चर के बारे में कुछ विशेष बता दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ हम सुनते आ रहे हैं कि एग्रीकल्चर में स्कोप बहुत है लेकिन कभी दिखता नहीं है। कहते हैं बहुत बढ़िया स्कोप, बहुत बढ़िया चीज़, लेकिन कभी मालूम नहीं चलता है कि एग्रीकल्चर में जॉब्स हैं कहाँ। देखिए एग्रीकल्चर में अगर जॉब्स की सबसे सेफ़ पॉइंट की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में आप बहुत अच्छे से जॉब पा सकते हैं और इन जॉब में कोई भी समस्याएं नहीं होती हैं। प्राइवेट सेक्टर एक ऐसे सेक्टर होते हैं जिसमें आप अपने मन का, अपनी मेहनत के अनुसार पैसा पा सकते हैं और इन प्राइवेट सेक्टर में 15,000 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक का पैकेज होता है, जिसमें आप अपनी काबिलियत के अनुसार पा सकते हैं। और यहाँ तक आने के लिए आपको MSc AG या ABM यानी एग्रीकल्चर MBA जिसे कहा जाता है वो कर सकते हैं और उसके थ्रू आपको एक अच्छा पैकेज मिलता है। दूसरी चीज़, जॉब जहां सरकारी माइंडेड वाले लोग होते हैं जो चाहते हैं कि सरकार की हमें नौकरियां मिल जाएं, उसमें समय समय पे विभागों में निकलती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे सेक्टर की बात करना चाहूँगा जो आपके लिए सेफ़ है और वो है बैंक। बैंक में 90% एग्रीकल्चर जॉब्स आज भी खाली हैं। कारण बच्चों के अंदर सही तैयारी ना होना। मैक्सिमम एग्रीकल्चर के बच्चों की सबसे बड़ी समस्या होती है इंग्लिश में बहुत सारा एग्रीकल्चर का बच्चा कमज़ोर होता है। और दूसरा है मैथ्स। ये वो समस्याएं हैं जिसमें बच्चा कमज़ोर पड़ जाता है और उसका सिलेक्शन बैंक जैसे सेक्टरों में जल्दी नहीं हो पाता है। एक दूसरी समस्या होती है पेरेंट्स सुनने में थोड़ा सा अजीब लगा होगा जी। पेरेंट्स क्या करता है, बेटा BSc AG कर, साथ में SSC भी कर, साथ में UPSC भी कर और साथ में UPSC भी कर और पता नहीं कितने SC कर। देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि आप बच्चे को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हो कि वो करना क्या चाहता है एक्चुअल में उसे पता नहीं। एग्रीकल्चर कोई आसान विषय नहीं है, आप बार बार इस चीज़ को समझिए। एग्रीकल्चर खुद में एक बहुत बड़ा विषय है। इसमें 4 साल के अंदर ऑन एवरेज 24 विषय बच्चा पढ़ता है। अब आप बताइए, हर साल उसे 6 नए विषय पढ़ने हैं, अगर सेमेस्टर में आ रहा है तो 8। अब इतने विषय के साथ क्या वो ये तैयारियां कर सकता है? मैं उन पेरेंट्स से पूछना चाहता हूं, आप अपने पढ़ने वाले दिन पर आइए जब आप पढ़ रहे थे। अब आपको शायद सोचने में मजबूर हो गया होगा कि आप अपने फैसलों को बच्चों पर थोप रहे हैं। देखिए पहले आप अपने बच्चे का साइकोफिजिकल नेचर मैच करिए, आप अपने बच्चे को अच्छे से समझिए। क्या वो बच्चा एग्रीकल्चर के साथ साथ इन चीज़ों को फोकस कर पाएगा? ईमानदारी से देखिए, बच्चे की मासूमियत को देखिए, उसके चेहरे को देखिए। आप कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं कहता हूँ कि आप बच्चे का भविष्य बना रहे हैं, कहीं अनजाने में आप बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। आपने कराया एग्रीकल्चर सेक्टर में उसे और आप तैयारी करने के लिए कह रहे हो SSC, UPSC और UPPSC। अगर आपको यही तैयारी करानी है तो आप उसको आसान से विषय में डाल दीजिए जहां वो पढ़ाई के साथ साथ इन तैयारियों को कर सके। क्यों आप एग्रीकल्चर में डाल करके उसका भविष्य खिलवाड़ कर रहे हैं? ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ना ही वो एग्रीकल्चर का रह जाएगा और ना ही वो यहाँ का रह जाएगा, वो बीच में मंदिर के घंटे की तरह झूलता रह जाएगा। फिर आप शिकायत करोगे तुम पढ़ते नहीं हो, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, और आपका बच्चा डिप्रेशन में नित्य प्रतिदिन चलता चला जाएगा। एक बहुत भयानक डिप्रेशन का शिकारी हो जाएगा वो। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप सबसे बड़ी चीज़ तो आप उपेक्षा और अपेक्षा दोनों करना बंद कर दीजिए। अगर आपको उपेक्षा और अपेक्षा करना पसंद है तो आप एक चीज़ अपना बचपन याद कर लीजिए जब आपके पिता आपसे कहते होंगे और आप फिर वही गलती कर रहे हो। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जो पेरेंट्स अपने ही पेरेंट्स को देख करके चलता है। देखिए वो समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। क्या आप जिस रास्ते को देख करके आए हो ज़रूरी है उसी रास्ते पर आपका बच्चा भी जाए? आप क्या ईमानदारी से मानते हो इस चीज़ को कि आप जिस रास्ते पे सफल हुए हो उस रास्ते पे आपका बच्चा भी सफल होगा? बताइए। तो जवाब होगा नहीं। जी हाँ, देखिए कुछ ना कुछ तो आपको ऐसे करना ही होगा जिसमें आप एक ऐसी रास्ते को लाना होगा जिसमें आपको करना ही होगा। देखिए सबसे बड़ी समस्याएं क्या होती हैं, पेरेंट्स अपनी चीज़ों को बच्चों को थोपता है। वो गलती नहीं करना चाहिए और ये गलतियाँ आगे चल करके बच्चों के ऊपर बहुत भारी हो जाती हैं। देखिए चलिए एग्रीकल्चर की मैं जॉब की बात कर रहा था। इस एग्रीकल्चर में जॉब के बारे में आप बैंकिंग सेक्टर में जाइए। बैंकिंग में सबसे पहले आप तैयारी करिए इंग्लिश की। 6 महीना आप अपने आप को दे दो इंग्लिश में, लेकिन वो तब करिए जब आपकी पढ़ाई पूरी हो गई हो।
उसके बाद में आप मैथ्स की तैयारी करिए, और गारंटी है ऐसी तैयारी के बाद आप जब बीएससी एजी अच्छे से पास आउट हुए हो, आप बीएससी एजी का पेपर यानी एग्रीकल्चर का पेपर आप आसानी से पास कर सकोगे और आपकी 100% बैंक में जॉब लग जाएगी। जी 100% लगेगी। बाकी आप इसके लिए मुझसे मिल सकते हो, मैं आपकी प्लानिंग भी कर सकता हूँ, आपकी ग्राफ भी बना सकता हूँ, आपका जो नेचर है उसे मैच करके मैं आपकी लाइन भी बता सकता हूँ। मेरा नंबर आप मेरी चैनल पे आकर के देख भी सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट प्रश्न उत्तर भी कर सकते हैं। खैर मैं यहाँ बात कर रहा था एग्रीकल्चर जॉब की। बहुत सारे वीडियो भी मैं आगे बनाता रहूँगा, जैसे जैसे सेक्टर आते रहेंगे, उसका सिलेबस क्या होता है, कैसे आप सिलेबस को पुटअप करो, कैसे आप चीज़ों को करो। अब मैं बात करने जा रहा हूँ सबसे बड़ी, जॉब या बिजनेस। जॉब या बिजनेस, देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट मैं बोलूँगा, शायद में भी किसी को भी बुरा लग सकता है, हो सकता है वीडियो देखने में मेरे पिता, मेरे घर वालों को, उनको भी बुरा लग सकता है, लेकिन आप जो मैं कहना चाहता हूँ आप उस चीज़ को, अहमियत को समझिएगा। मैं किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, मैं वो सच्चाई है जो लाना चाहता हूँ। देखिए कहीं ना कहीं हम उन फैसलों को कर बैठते हैं जो फैसले उस समाज में उस समय के थे, जो आज के नहीं थे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कौन सा मोबाइल रखना चाहेंगे, 2G, 3G, 4G या 5G, आपने जवाब दे दिया होगा जरूर, इससे ज़रूर आप 5G रखना चाहेंगे। तो आप 2G के ज़माने की चीज़ों को क्यों लेकर के चल रहे हो? नहीं चल सकते आज आप 2G के ज़माने की चीज़ों को लेकर के। वही आप जॉब की बात कर रहे हो, आप जॉब में कितनी सैलरी पा सकते हो? आप एक बार पूछिएगा खुद से, आप कहोगे 20 से 25 हज़ार रुपये। 20 से 25 हज़ार रुपये की नौकरी मिले, लाइफ सेटल, बेहतरीन, बिंदास, ये सपना है। क्योंकि नौकरी जो व्यक्ति करता है उसकी सैलरी 0 to 15 चलती है। जो पैसा आता है 0 से 15, यानी जब 1 तारीख लगेगी, 1 तारीख से 15 तारीख तक तो वाह वाह, फिर 15 तारीख से 20 तारीख थोड़ा हाथ तंग है, और फिर 20 तारीख से 30 तारीख उधारी चरम पर है। जी उधारी चरम पर है, और ये 20 से 30 की उधारी, और इस बीच में अगर बच्चा कुछ कहता है पापा मुझे ये दिला दो, तो पिता बड़ी मासूमियत से कहता है बेटा इस समय हाथ बड़ा तंग है, 1 से 10 तारीख तो आने दो, इस बीच में सैलरी मिलेगी और वहाँ मैं आपको दिलाऊंगा। यानी 20 दिन पिछड़ता है बच्चा अपनी उस चीज़ को पाने के लिए। अब आप सोचेंगे वो 20 दिन कितना भारी पड़ सकता है आने वाली लाइफ को। आप भी वही गलती कर रहे हो जो आपने की, यानी अपने बच्चे को क्या कह रहे हो, बेटा अच्छा पढ़ ले, अच्छा लिख ले, तुझे नौकरी मिलेगी, अगर अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो अच्छी छोकरी नहीं मिलेगी। जी अच्छी छोकरी से मतलब अच्छी शादी की बात हम करते हैं। देखिए ये पुराना ढर्रा था, ये पुरानी सोच थी। आप जाने अनजाने बच्चे को उस भट्टी में फेंक रहे हो जहाँ से लाइफ कभी भी सिक्योर होने वाली नहीं है। कैसे नहीं सिक्योर होने वाली है, मैं उस चीज़ का आकलन आपको करने जा रहा हूँ। एक जॉब करने वाला व्यक्ति जो 20 से 25 हज़ार रुपये सोच रहा है मुझे मिल जाए और लाइफ अच्छी हो जाए, मैं कह रहा हूँ उसे 50 हज़ार रुपये की सैलरी मिल जाए। 50 हज़ार रुपये की सैलरी। एक शादीशुदा आदमी अपनी बीवी बच्चों के साथ अपने खर्च उठा करके महीने का कितना बचा लेता होगा? मैं कह रहा हूँ 10 हज़ार रुपये वो बचा रहा है महीने का, गुणे 12, 1,20,000 रुपये वो 1 साल का बचा ले रहा है। 1 साल का। आज अगर कोई जॉब कर रहा है, अगर मान लो 20 साल का लड़का नौकरी पाया और 40 साल वो जॉब करेगा, यानी 40 साल वो इसी हिसाब से अब पैसा बचा रहा है, तो 12 जो 1,20,000 बना उसको गुणा 40 कर दीजिए आप, यानी 1 साल और 40 साल का जब गुणा करते हैं 12 चौक 48, यानी आपने 48 लाख रुपया बचाया होगा 40 साल बाद। 48 लाख रुपया। अब आज अगर लड़की की शादी करनी पड़े, मान लीजिए आपकी एक लड़की होती है और उसकी शादी करनी पड़े आज, तो आज से 25 साल बाद आप अगर अपनी लड़की की शादी करोगे तो कितना पैसा लगेगा? जाहिर सी बात है आप कहोगे 40 लाख रुपए। अब इस लड़की को पढ़ाना भी है, लिखाना भी है, इसके कपड़े भी लाने हैं, ज़रूरतें भी पूरी करनी है, आपको किस्त भी भरना है, घर भी बनवाना है, शादी ब्याह में भी जाना है, घूमना भी है। क्या आप लगातार 10,000 रुपये महीना बचा सकते हो? तो जवाब आएगा इम्पॉसिबल। अगर बच रहा होता तो पीछे पूर्वजों ने बचा कर रखा होता।
एक मिडिल क्लास फैमिली का जब बंदा हॉस्पिटल जाता है तो उसकी जमा पूंजी जितनी भी होती है वो सब चली जाती है और उधारी अलग से आ जाती है। आप महसूस करिए, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के, हम लोग के आसपास यही होता है। पॉसिबल नहीं है मिडिल क्लास फैमिली के बंदे को जीना और अपने भविष्य को सिक्योर करना। अब 48 लाख रुपए जो आप बचा रहे हो एक लड़की भर का भी नहीं है, अगर सारे सपने काट करके भी आप बचा रहे हो। इंसान का जन्म एक बार मिला है, बार बार नहीं मिला है। एक प्रश्न मैं यहाँ करूँगा, एक ऐसा बंदा, ईमानदार बंदा दिखा दो जो जॉब करता हो और मर्सिडीज से घूमता हो। अगर बेईमान भी है, अगर उसने पैसा बहुत सारा कमा लिया तो वो मर्सिडीज नहीं ले सकता क्योंकि वो फंस जाएगा, इनकम टैक्स वाले उसे पकड़ लेंगे। यानी कोई भी नौकरी करने वाला बंदा अगर आपको मर्सिडीज से घूमता मिल जाए तो आप मुझसे ज़रूर मिलवाना, मुझे कॉल करके ज़रूर बताना, मैं उससे मिलना चाहूँगा। आपको जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि ना कभी आई है ना कभी आएगी। लेकिन बिजनेस एक ऐसा माध्यम होता है जहाँ से आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। बिजनेस क्या है, कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली बिजनेस कर सकता है, बिजनेस कैसी अपॉर्चुनिटी देता है। बिजनेस कभी मेडिकल स्टोर खोलना नहीं है, बिजनेस कभी परचून की दुकान खोलना नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर आपकी दुकान खुलेगी तो ही पैसा आएगा, दुकान नहीं खुलेगी तो पैसा नहीं आएगा। आप अपने रिश्तेदार, शादी ब्याह, जो इन्जॉयमेंट है वो कभी नहीं कर पाओगे। एक दुकान से चिपक कर रह जाओगे, सिर्फ एक दुकान, वही आपका सब कुछ होगा। घूमने के नाम पर आप मंदिर जाओगे या तीरथ जाओगे या हज करोगे, परिवार को उसी के साथ घुमाओगे। बाकी जो हिल स्टेशन हैं उन्हें तो आप भूल ही जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा जाओगे तो आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट कराओगे, फैमिली को तो कभी नहीं ले जा पाओगे। ये हकीकत है जॉब्स और छोटे मोटे धंधों की। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो, वास्तव में आप अपने सपने पूरा करना चाहते हो, तो मुझसे आप संपर्क जरूर करिए। मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि आपकी आने वाली लाइफ को तो मैं ज़रूर बदल सकता हूँ, भले ही पीछे कुछ और रहा हो। मैं आपको उस रास्ते पे ला सकता हूँ जिस रास्ते पे एक अच्छा पैसा आप कमा सकते हो, अपने परिवार का और अपना सारा सपना आप पूरा कर सकते हो। मैं पेरेंट्स से बार बार कहना चाहूँगा, बच्चों के ऊपर आप अतिरिक्त दबाव बिल्कुल ना दें। कहीं ना कहीं वो बच्चा खोखला हो जाता है और उसी के चलते वो गलत रास्तों में चला जाता है, नशा के चंगुल में फंस जाता है, क्योंकि डिप्रेशन का कोई और रास्ता नहीं मिलता। आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, बार बार अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपनी आवश्यकताएं, अपने सपनों को बच्चों से पूरा कराने की कोशिश ना करें। आप बच्चों को जीने दें, उन्हें अपनी खुशहाल भरे जीवन में आने दें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।